नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेलो हिंदी एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तब लाइक भी कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम संज्ञा है। दोस्तों, संज्ञा दोस्तों आपने कई बार सुना होगा और यह हिंदी व्याकरण का इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि दोस्तों यह सुनने में तो सरल लगता है। यदि आप बारीकी से उसको समझेंगे तो सरल है, अगर नहीं समझेंगे तो बहुत ही कठिन है। और दोस्तों, परीक्षाओं में जो है संज्ञा पहचानने वाले प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, संज्ञा पर बात करने से पहले इन बिंदुओं पर बात करना बहुत ज़रूरी है कि संज्ञा किन शब्दों से मिलकर बना है और जी ये जो संज्ञा है इसको संज्ञा ही क्यों कहते हैं। ठीक है, संज्ञा को संज्ञा ही क्यों कहते हैं, सर्वनाम क्यों नहीं कहते, और यह जो संज्ञा है यह क्या है। कहने का मतलब है कि व्याकरण में इसका क्या स्थान है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, संज्ञा जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। वह शब्द कौन से हैं? सम प्लस ज्ञा। ठीक है दोस्तों, सम का मतलब है समग्र रूप से और ज्ञा का मतलब है जानना, जानना, और सम का मतलब है समग्र। तो दोस्तों, समग्र रूप से या ठीक तरह से यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक तरह से दुनिया को जानना, ठीक तरह से दुनिया को जानना संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, इसका जो शब्दार्थ होगा वह यही है कि ठीक तरह से दुनिया को जानना संज्ञा है। आगे बात करते हैं कि संज्ञा क्या है। संज्ञा मतलब व्याकरण में क्या, मतलब व्याकरण में इसका क्या स्थान है, व्याकरण में संज्ञा को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, संज्ञा को व्याकरण में व्याकरणिक पद कहा जाता है। जो यह देख रहे हैं आप, व्याकरणिक पद है। दोस्तों, व्याकरणिक पद दो वर्गों में है, एक तो विकारी पद और दूसरा अविकारी पद। ठीक है, स्पष्ट है कि व्याकरणिक पद के दो वर्ग हैं, एक विकारी और एक अविकारी। दोस्तों, विकारी में चार पद आते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, और अविकारी में सिर्फ एक ही है, अव्यय। दोस्तों, अव्यय पर हम बात करेंगे अगली क्लास में, मतलब जब अव्यय अविकारी पद पढ़ाएंगे तब अव्यय पे बात होगी। लेकिन विकारी पद में मतलब विकारी पद में चार जो हैं पद आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। दोस्तों, इन सब पे बात करने से पहले हम बात करते हैं व्याकरणिक पद किसे कहते हैं। दोस्तों, व्याकरणिक का मतलब है हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से जितने भी पद हैं उनको हम व्याकरणिक पद कहते हैं। व्याकरण से कितने पद हैं। अब दोस्तों, पद क्या है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो दोस्तों, पद का मतलब होता है, दोस्तों शब्द और पद में सिर्फ इतना सा अंतर है, जब वह स्वतंत्र रूप से होता है तब शब्द, लेकिन जब वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को वाक्य में प्रयुक्त
शब्द को पद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक एक चीज़ हम क्लियर करते चलेंगे ताकि थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन ना पैदा हो। और दोस्तों यह संज्ञा ऐसा ही टॉपिक है, अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूज हुए तो बहुत मुश्किल हो जाता है संज्ञाओं को पहचानना। अब दोस्तों इस पे बात हो गई व्याकरणिक पद पे, अब बात करेंगे विकारी पद। दोस्तों विकारी पद किन्हें कहते हैं? जिनमें, दोस्तों विकार का मतलब होता है परिवर्तन, तो जिनमें परिवर्तन होता है उनको विकारी कहते हैं, और जिनमें परिवर्तन नहीं होता है उनको अविकारी कहते हैं। अब सवाल उठता है कि परिवर्तन किस कारण होता है? तो दोस्तों जिस कारण से परिवर्तन पैदा होता है उनको हम परिवर्तनकारी पद कहते हैं, या व्याकरणिक कोटियाँ कहते हैं उनको। परिवर्तनकारी या फिर व्याकरणिक कोटियाँ, व्याकरणिक कोटियाँ। अब दोस्तों यह व्याकरणिक कोटियाँ जो है 5 प्रकार की होती हैं। दोस्तों वैसे तो 7 हैं, लेकिन जो सामान्यतः प्रचलन में है, जिनको ज़्यादातर व्याकरणाचार्य मानते हैं, वो 5 हैं। कौन कौन सी? लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष। दोस्तों और भी हैं, लेकिन हमें सिर्फ 5 ही पढ़नी होती हैं। मैं लिख देता हूँ, वाच्य और नंबर 7 है वृत्ति। लेकिन दोस्तों जो मुख्य हैं वह सिर्फ 5 ही हैं, लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष। दोस्तों इनके अनुसार इन 5 जो हैं व्याकरणिक कोटियों के अनुसार जो परिवर्तन होता है, उन मतलब जिन पदों में परिवर्तन होता है उनको हम विकारी पद कहते हैं। दोस्तों अविकारी पद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों विकारी हमें समझ में आ गया, व्याकरणिक पद समझ में आ गया, और संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक तरह से दुनिया को जानना। दोस्तों संज्ञा क्या है कि जिसका हम नाम दे देते हैं। दोस्तों नाम जो है ना, नाम मुख्य रूप से यही संज्ञा है। जैसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं इसको, क्या है कि जैसे दुनिया को दो अगर भागों में बांटें, ये दोस्तों सिर्फ समझने के लिए है। एक तो वस्तु, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों वस्तु का मतलब सिर्फ वस्तु कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पर वस्तु में स्थान, प्राणी मतलब मनुष्य भी इसमें आएगा, ठीक है, भाव विचार जो भी है सब आएंगे। और दूसरा है क्रिया, ठीक है। अगर दोस्तों ये देखा जाए कि जैसे कोई एक वस्तु है, जैसे मान लेता है जैसे हम मान लेते हैं कि वह एक गाय है। जैसे गाय घास चरती है, तो गाय क्या हो गया दोस्तों? गाय क्या हो गई? संज्ञा हो गई। वो संज्ञा क्या है? वो अलग चीज़ है, वो जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, वो बाद की बात है। गाय क्या हो गई? संज्ञा, मतलब वह वस्तु हो गई। और करती क्या है? वह घास चर रही, तो दोस्तों चरना क्रिया हो गई। इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो परिवर्तनकारी तत्व हैं वह 5 हैं, और विकारी पद जो हैं वह 4 होते हैं, अविकारी पद 1 है। तो दोस्तों प्रश्न बनेगा कि व्याकरणिक पद कितने होते हैं? तो दोस्तों व्याकरणिक पद टोटल, मतलब हम जब गिनेंगे उनको 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 और 5। लेकिन दोस्तों जब पूछ दे विकारी पद कितने होते हैं, तो 4, और अविकारी पद केवल 1। ठीक है, अब हम समझेंगे कि दोस्तों ये जो परिवर्तन होता है वह किस प्रकार होता है। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं और इसको स्पष्ट करते हैं कि लिंग, वचन, कारक, काल के और पुरुष के अनुसार व्याकरणिक पदों में परिवर्तन कैसे होता है, मतलब संज्ञा में परिवर्तन कैसे होता है। मुख्य रूप से यही पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे हम उदाहरण लेते हैं,
उदाहरण लेते हैं कि लड़का पढ़ता है, और दूसरा उदाहरण है लड़की पढ़ती है। ठीक है दोस्तों, यह जो है और यह लिंग के अनुसार है परिवर्तन। दोस्तों यह जो परिवर्तन देख रहे हैं आप, लड़का पढ़ता है क्या है, पुल्लिंग एक वचन, और पढ़ता है दोस्तों यह पढ़ना क्रिया है ना, तो लड़का पढ़ता है और लड़की पढ़ती, यहाँ पत्ती हो गया। तो दोस्तों ये जो है स्त्रीलिंग है, यह जो है पुल्लिंग है, लिंग और स्त्रीलिंग। अब देखिए, लड़का पढ़ता है पुल्लिंग, यहाँ पर ता हो गया, लड़की पढ़ती है, क्रिया में कैसे परिवर्तन हुआ, जो उसमें लिखा है ना कि विकारी पद में दोस्तों क्या है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण तीन है ना। तो देखिए संज्ञा, ये संज्ञा क्या है, लड़का, ठीक है, और लिंग के अनुसार हम परिवर्तन देख रहे हैं, इसको पुल्लिंग है तो यहाँ हो गया पढ़ता, क्रिया में परिवर्तन जो हुआ। लड़की क्या है, स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर हो गई पढ़ती, तो ये भी लिंग के अनुसार परिवर्तन है। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं वचन के अनुसार, लड़के पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं दोस्तों, यह हो गया वचन के अनुसार, पढ़ते हैं वचन के अनुसार दोस्तों यह परिवर्तन हो गया। अब देखिए कैसे, लड़के मतलब संज्ञा तो है ही है, संज्ञा में परिवर्तन कैसे हुआ, बहुवचन हो गई, यहाँ पर ये संज्ञा क्या हो गई, बहुवचन, तो यह, और यहाँ पर ते हो गया, और यहाँ पर ये सहायक क्रिया में है हो गया। तो दोस्तों यह क्रिया में परिवर्तन देखा जा सकता है और संज्ञा में भी परिवर्तन देखा जा सकता है, किसके अनुसार, वचन के अनुसार। अब चौथा उदाहरण लेते हैं, लिंग वचन कारक, लड़के ने पढ़ा। अब देखिए ये कारक के अनुसार लिंग वचन कारक, दोस्तों यह जो है कारक के अनुसार परिवर्तन देख लेते हैं। अब कैसे, लड़के दोस्तों ये एक वचन है, पुल्लिंग एक वचन, दोस्तों यहाँ पर देख रहे थे बहुवचन था, लड़के पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लड़के हैं यह पुल्लिंग है और एक वचन है, एक वचन है, लेकिन यह जो परिवर्तन हुआ है यह किसके अनुसार हुआ है, कारक के अनुसार। दोस्तों ने, में, से, जैसे लड़के ने पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्रिया में परिवर्तन कैसे होता है, पढ़ा दोस्तों भूतकाल में क्रिया चली गई, तो संज्ञा में परिवर्तन और क्रिया में परिवर्तन किसके कारण हुआ, कारक के कारण हुआ, ठीक है। लिंग वचन कारक। अब आते हैं काल, दोस्तों काल भी देख सकते हैं, ये देखिए पांचवा देखते हैं, लड़की ने गाना गाया। अब देखिए ये काल के अनुसार लिंग वचन कारक काल। अब देखिए यहाँ पर लड़की दोस्तों संज्ञा तो है ही, एक वचन है प्लस स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पर देखिए ये जो ने है, ये देखिए सेम यही है दोस्तों, जो ये वाला है उदाहरण लगभग यही है। यहाँ पर ये करता, सॉरी ये कारक आ गया, गाना गाया, दोस्तों गाना गाना एक क्रिया है ना, तो गाया मतलब भूतकाल में हो गई क्रिया, किसके अनुसार, काल के अनुसार। वह खाना खाएगा मतलब भविष्य में, तो दोस्तों खाएगा मतलब किसके अनुसार परिवर्तन है, भाई भविष्य काल की बात हो रही है, तो खाना, और जो खाना मतलब जो क्रिया है वह काल के अनुसार परिवर्तित हो रही कि गा, जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ेगा, राम ने पढ़ा था। दोस्तों यह जो
क्रिया में जो परिवर्तन है वह जो है वह काल के अनुसार हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिंग वचन कारक काल और पुरुष बचा है। दोस्तों पुरुष के अनुसार जो परिवर्तन होगा दोस्तों, पुरुष का मतलब यहाँ पर एक आदमी या मर्द से नहीं है, यहाँ पर पुरुष का मतलब है दोस्तों कथन। यह स्पष्ट करना जरूरी है क्योंकि दोस्तों व्याकरण में पुरुष का मतलब होता है कथन। ठीक है, तो जो कथन के अनुसार जो परिवर्तन है वो उसका उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों यह सब संज्ञा पे बात करने के पहले हमें ये सब पता होना चाहिए, तब संज्ञा बिल्कुल हमें कंठस्थ रूप से याद हो जाएगी, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप धैर्य बनाकर पूरी क्लास देखिए, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, पुरुष के अनुसार प्रथम कैसे, मैं पढ़ता हूँ, सॉरी पहले प्रथम पुरुष ही ले लेते हैं दोस्तों। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। उत्तम पुरुष, मैं पढ़ता हूँ। अब देखिए कैसे परिवर्तन हो रहा है दोस्तों। वह पढ़ता है, ये जो है ये सभी क्या है, विकारी पद है ना, सर्वनाम है। वह, तुम, मैं। अब देखिए पढ़ता है, यह यहाँ पर से पुरुष के अनुसार कैसे परिवर्तन होता है विकारी पदों में। वह पढ़ता है दोस्तों, यह जो है वर्तमान काल में है ना, लेकिन प्रथम पुरुष है वह पढ़ता है, वर्तमान काल में है, प्लस प्रथम पुरुष है। तुम पढ़ते हो, यह जो है दोस्तों मध्यम पुरुष है, यह भी वर्तमान काल है। और क्या है कि पढ़ते, दोस्तों यहाँ पर ता था और यहाँ पर ते हो गया है। तुम पढ़ते हो, यहाँ पर है, यहाँ पर हो गया, तो यह भी एक सहायक क्रिया है। अब मैं पढ़ता हूँ दोस्तों, उत्तम पुरुष है, पढ़ता फिर से यहाँ पर हो गया है परिवर्तन क्रिया में, और सहायक क्रिया में हूँ हो गया है। तो दोस्तों पुरुष के अनुसार जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, मतलब कथन के अनुसार परिवर्तन देख रहे हैं कि जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है दोस्तों, क्रिया में देख रहे हैं परिवर्तन, ता हो गया, यहाँ पर सहायक क्रिया है। तुम पढ़ते हो, मध्यम पुरुष है तुम, और पढ़ते ये देखने ते हो गया, ता का ते हो गया, और हो, है का हो गया। मैं पढ़ता हूँ, मैं उत्तम पुरुष है, और फिर से पढ़ता हो गया, और सहायक क्रिया में हूँ हो गया। तो दोस्तों यह जो पांचों परिवर्तन आप देख रहे हैं, लिंग वचन कारक काल और पुरुष के अनुसार, ये सभी जो होते हैं, यह जो किसमें होते हैं, यह होते हैं दोस्तों सहायक क्रिया, अरे सॉरी, ये जो हैं विकारी पदों में होते हैं परिवर्तन। देखिए इधर, ये हमने पढ़ा था ना व्याकरणिक पदों में जो परिवर्तनकारी जो कोटियां हैं, लिंग वचन कारक काल और पुरुष के अनुसार। तो दोस्तों हमने ये पांचों पढ़ लिए हैं, लिंग वचन कारक काल और पुरुष के अनुसार कैसे परिवर्तन होता है, किसमें, संज्ञा में, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। दोस्तों मुख्य रूप से हम जो है आज ये संज्ञा पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह जो परिवर्तन है यह किस प्रकार से होता है आपने देखा। अब बात करेंगे मुख्य रूप से हम संज्ञा पर। तो दोस्तों संज्ञा जो है उसकी परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा की परिभाषा कि अब हम ये सब चीज़ें देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि किसे व्याकरणिक पद कहते हैं और किसे पद कहते हैं, और किसे संज्ञा मतलब किन शब्दों से मिलकर बना है। फिर से एक बार बताते हैं, सम प्लस ज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा हो गया ये, और इसका मतलब है ठीक तरह से दुनिया को जानना। ये तो एक हो गया शब्दार्थ, शाब्दिक अर्थ। लेकिन इसकी परिभाषा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु
स्थान, भाव और विचार आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, जो गौर करने वाली बात है यह है नाम। दोस्तों, हम जिसको भी नाम दे देते हैं वह संज्ञा है। एक लाइन में अगर संज्ञा को समझा जाए तो जिसका नाम है वह संज्ञा है, जिसका नाम नहीं है वह संज्ञा नहीं है। ठीक है, यह जो है हम आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। दोस्तों, जिसका नाम है वह संज्ञा है, जिसका नाम नहीं है वह संज्ञा नहीं है। आगे पढ़ते हैं संज्ञा के भेद। दोस्तों, संज्ञा के जो भेद हैं वह प्रचलन में है 5। दोस्तों, संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों, इसी जातिवाचक के 2 भेद हैं। कौन कौन से? समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, और अगला जो भेद है वह है भाववाचक। लेकिन दोस्तों, जरूरी होता है कि प्रचलन में क्या है। ठीक है, तो दोस्तों अगर प्रश्न आता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो दोस्तों अगर 5 लिखा हुआ है तो हम उसी को सही ऑप्शन मानते हैं, क्योंकि आजकल के जो मतलब ज़्यादातर विद्वान हैं वो संज्ञा के 5 भेद ही मानते हैं, जिसमें है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक, द्रव्यवाचक और 5वां भेद है भाववाचक। लेकिन आपको कहीं कहीं ना जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही समूहवाचक और द्रव्यवाचक देखने को मिलेगा, इसीलिए हमने ऐसे लिख दिया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, अगर 5 ऑप्शन आता है दोस्तों हम 5 को ही सही मानेंगे। और अब बात करेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पे, जो पहली संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा पे। दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, दोस्तों जो मुख्य है वह बस यही है कि एक विशेष व्यक्ति, ये छूट गया, किसी एक विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, तुलसीदास, पटना और नितिन। दोस्तों, व्यक्ति का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? वी प्लस अक्ति, इसी से तो बना है। वी का है अर्थ विशेष और अक्ति का मतलब है उत्पन्न। अगर हम ऐसे देखते हैं तो दोस्तों जो विशेष रूप से उत्पन्न हुआ है, जिसके जैसा दुनिया में कोई दूसरा वस्तु नहीं है, उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब सीधा सीधा है कहने का, उसके जैसा दुनिया में कोई दूसरा ना हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति विशेष या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, तुलसीदास, पटना और नितिन। दोस्तों यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित रूपों में पाई जाती मतलब होती हैं। मतलब कहने का सीधा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें किसमें होती है। दोस्तों व्यक्तियों के नाम में जैसे सुरेश, सुमन, अंकित। और दोस्तों जो मतलब इसको समझने का सीधा यही है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में दोस्तों बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को। यहाँ पर सीधा मतलब है कि व्यक्तिवाचक में सिर्फ एक दुनिया में वही होगा, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं होगा। ठीक है, विशेष रूप से उत्पन्न, हमने बताया ना वी प्लस अक्ति, व्यक्ति का मतलब यही तो होता है। तो जिसके जैसा दुनिया में कोई दूसरा ना हो, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। दोस्तों सुरेश, जैसे कोई व्यक्ति का नाम अगर सुरेश है, दोस्तों सुरेश तो कई नाम होंगे, उसकी बात हम मतलब नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर
आपका नाम सुरेश है और आपके घर में अगर सुरेश नाम लिया जाए, कि आपकी माता जी कहें कि सुरेश यहाँ आओ, तो दोस्तों पूरा संसार थोड़ी ना आ जाएगा कि आपकी माँ कहें कि सुरेश यहाँ आओ। तो आप घर में हैं, विशेष संदर्भ में हैं, आप विशेष स्थान पर हैं, तो जब सुरेश नाम लिया जाएगा तो सुरेश ही आएगा घर के अंदर, ना कि पूरा मतलब गांव आ जाएगा। तो यही है कि व्यक्तियों के जो नाम होते हैं, जैसे किसी लड़की का नाम सुमन है, उसकी माता जी बुलाएं सुमन यहाँ आओ, तो दोस्तों अगर गांव में 4-5 लड़कियां सुमन नाम की हैं तो वो थोड़ी ना आएंगी। अगर आपके घर में विशेष स्थान पर अगर विशेष व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है और आपका नाम जैसे सुमन है, तो सुमन ही घर के अंदर आएगी। सुमन खाना खा लो, अगर माता जी आपकी कहें कि सुमन खाना खा लो, तो पूरा जैसे मान लिया सुमन, दुनिया में कई लोगों के नाम होंगे, लेकिन एक विशेष स्थान पर जो विशेष व्यक्ति द्वारा नाम कहा जा रहा है एक विशेष व्यक्ति के लिए, तो सुमन का मतलब वहां पर वही होगा जो उनकी बेटी है, तो वही खाना खाए घर के अंदर, ना कि पूरा गांव आ जाएगा खाना खाने जिसका नाम सुमन है। तो व्यक्तियों के नाम में भी व्यक्तिगत संज्ञा होती है। नदियों के नाम में दोस्तों गंगा दुनिया में सिर्फ एक है, नदियां तो कई हैं। तो दोस्तों नदियां कई हैं मतलब नदी क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा, लेकिन नदी का नाम होगा गंगा, यमुना, कृष्णा, तो क्या हो गई दोस्तों, यमुना नदी दुनिया में सिर्फ एक है, तो क्या हो गया व्यक्तिगत संज्ञा। झीलों के नाम दोस्तों वही जैसे नदियों के नाम या झीलों के नाम, झील तो दुनिया में कई हैं तो जातिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन अगर नाम दे दिया, मैंने कहा ना कि नाम से सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिवाचक में अगर नाम दे दिया ना, सॉरी नाम तो मतलब कहने मतलब है जहां पर नाम हम दे देते हैं किसी विशेष रूप से जानते हैं उसको संज्ञा कहते हैं, लेकिन विशेष, ये देखना ना, विशेष व्यक्ति या स्थान अगर विशेष रूप से हो जाए नाम, तो वहां पर व्यक्तिगत संज्ञा होगी। जैसे वूलर, दोस्तों दुनिया में सिर्फ एक ही वूलर झील है, एक ही दुनिया में डल झील है और एक ही बैकाल झील है। झीलें तो 50 होंगी, 100 होंगी, 1000 होंगी, लाखों होंगी, लेकिन बैकाल झील सिर्फ एक है। ठीक है। समुद्रों के नाम दोस्तों, समुद्र तो कई हैं, महासागर तो 7 हैं, लेकिन और जैसे देखा जाए, लेकिन हिंद महासागर दुनिया में एक है, प्रशांत महासागर एक है। मैंने कहा ना दोस्तों, आप कुछ मत याद रखिए, सिर्फ इतना याद रखिए कि दुनिया में उसके जैसा दूसरा ना हो, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी बस। हिमालय दोस्तों, पर्वत तो कई हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई पर्वत, लेकिन नाम दे दिया हमने हिमालय। दोस्तों हिमालय मतलब हिम से आच्छादित जो घाटियां हैं कई सारी हैं, लेकिन हमने एक पर्टिकुलर पहाड़ को, एक पर्टिकुलर पर्वत को हमने नाम दे दिया हिमालय, तो उसका नाम हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। विंध्य भी ऐसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, अरावली पर्वत भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नगरों चौकों के नाम दोस्तों, लखनऊ दुनिया में सिर्फ एक है, चांदनी चौक दुनिया में एक है, चौक तो कई सारी हैं, तो चौक हो गया जातिवाचक संज्ञा। लेकिन चांदनी चौक, परी चौक, दोस्तों नोएडा में है जो परी चौक, तो परी चौक तो सिर्फ एक ही है। और अगर हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, अगर परी चौक का नाम ले रहे हैं, तो दोस्तों परी चौक जो है नोएडा की ही परी चौक उसका मतलब अर्थ निकलेगा। अगर चांदनी चौक का नाम लिया जाए कि जैसे हम कहीं भी भारत में बैठे हों, अगर चांदनी चौक का नाम लेते हैं तो चांदनी चौक का मतलब है पुरानी दिल्ली में स्थित एक स्थान का नाम ही चांदनी चौक है। ठीक है। ऐसे बाराखंबा रोड, दोस्तों दुनिया में रोड तो कई हैं, लेकिन बाराखंबा रोड जो दिल्ली में है वह अलग है। अशोक रोड, ऐसे मतलब रोडों के जो नाम होते हैं दोस्तों, वह सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आ रही होगी। दोस्तों अगर अच्छी लग रही है क्लास, अगर आपको लग रहा है कि मैंने मेहनत की आपको समझाने के लिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, तो सबसे अच्छी बात होगी। ठीक है। आगे भी हम आपको ऐसे मेहनत करके पढ़ाते रहेंगे, बस आप लोग हमसे जुड़े रहें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और भी इसके उदाहरण होंगे। देशों के नाम, दोस्तों दुनिया में भारत सिर्फ एक है, देश तो कई हैं, तो दोस्तों देश हो गए जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर भारत नाम ले लें, नेपाल ले लें, चीन, भूटान, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसके, देशों के नाम, ना कि देश। दोस्तों देश जो है वह जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहां पर नाम दे दिया ना, भारत, नेपाल, भूटान, चीन, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ये सब क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं के नाम दोस्तों,
रामचरितमानस, सूरसागर। दोस्तों रामचरितमानस के नाम पुस्तकें तो दोस्तों दुनिया में कई हैं, लेकिन रामचरितमानस के नाम से दुनिया में सिर्फ एक ही पुस्तक है। सूरसागर नाम से दुनिया में सिर्फ एक ही पुस्तक है। अगर हम रामचरितमानस का नाम लें तो हमारे मन में तुरंत तुलसीदास कृत रामचरितमानस का ध्यान आता है। सूरसागर सूरदास द्वारा रचित पुस्तक का नाम याद आता है। ठीक है, ऐसे बाला बोधनी पत्रिका, ऐसे ब्राह्मण, ऐसे उदंत मार्तंड दोस्तों, जो कि पहला समाचार पत्र था। ठीक है, तो ये भी व्यक्तिगत संज्ञा हो गई। त्योहारों व ऐतिहासिक घटनाओं के नाम, होली दोस्तों, जैसे होली त्योहार तो कई सारे हैं, लेकिन होली, दिवाली, विजयदशमी, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक, गणतंत्र दिवस, ये सभी क्या है, त्योहार है प्लस ऐतिहासिक घटनाएं हैं। जैसे पानीपत का युद्ध ऐतिहासिक घटनाएं हैं, गणतंत्र दिवस दोस्तों यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। तो ये सब इनके नाम दे दिए गए, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, गणतंत्र दिवस, ये सब क्या है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि हमने उनको नाम दे दिया। पानीपत का युद्ध दोस्तों, युद्ध तो कई सारे हुए हैं, लेकिन पानीपत का युद्ध अगर नाम ले लें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ऐसे ग्रह नक्षत्रों के नाम, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कैसे, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये सब क्या है, ग्रह है ना दोस्तों। तो हमने जो ग्रह का जो नाम दे दिया, ये क्या हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि हमने इनको नाम दे दिया। रोहिणी नक्षत्र, अश्विन नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, हमने जो नक्षत्रों को नाम दे दिया वो सभी क्या हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दिन महीनों के नाम दोस्तों, दिन महीनों के नाम कैसे, रविवार, सोमवार दिन हो गए। जनवरी फरवरी हमारे महीने हो गए। या हिंदी के जैसे चैत, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादव, कुंवार, कार्तिक, ये सभी दोस्तों जो हैं, जो दिन और महीनों के नाम हैं, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझने का बस एक ही वो है कि नाम विशेष, मतलब विशेष जिसके जैसा दुनिया में कोई दूसरा ना हो। व्यक्तिवाचक का मतलब है कोई दूसरा उसके जैसा ना हो, कोई दूसरा उसके जैसा ना हो, उसके जैसा ना हो। ठीक है, और दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा की जो संख्या है वह दुनिया में सबसे अधिक है। ठीक है, परीक्षाओं में दोस्तों प्रश्न पूछ भी लेता है कि किस संज्ञा की संख्या सबसे ज्यादा है, तो दोस्तों उसमें आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा की संख्या सबसे ज्यादा है। दोस्तों व्यक्तिवाचक को समझने का सीधा सा एक मतलब है कि एक विशेष व्यक्ति, दोस्तों एक, हम इसको याद रखेंगे, एक विशेष व्यक्ति या स्थान। बस मुख्य रूप से दोस्तों जानने और समझने का मतलब यही है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक विशेष व्यक्ति जिसके जैसा दुनिया में कोई दूसरा ना हो। हिमालय जैसा दुनिया में कोई दूसरा पर्वत नहीं, गंगा जैसी कोई नदी नहीं, कृष्णा जैसी कोई नदी नहीं। नदी तो कई सारी है, कुछ बड़ी हो सकती है, कुछ छोटी हो सकती हैं, लेकिन कृष्णा नदी सिर्फ दुनिया में एक ही है, गंगा नदी सिर्फ दुनिया में एक ही है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये सभी क्लास जो है, जो सभी क्या मतलब जो इस क्लास में पढ़ाया है आपको दोस्तों समझ में आया होगा, और हमने पूरी कोशिश की है आप लोगों के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। कल की क्लास में हम दोस्तों पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा, फिर समूहवाचक, द्रव्यवाचक, उसके बाद भाववाचक संज्ञा। और दोस्तों जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में क्या अंतर होता है वो भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं इसे मोटा मोटी कि हमने यहाँ पर ये पढ़ाया था कि लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष के अनुसार कैसे परिवर्तन होता है। तो दोस्तों विकारी अगर है, ये जो संज्ञा को हम विकारी पद कहते हैं, तो संज्ञा कैसे विकारी पद है, किन कारणों से उसमें परिवर्तन होता है, तो कारण है व्याकरणिक कोटियाँ, लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष। ठीक है, और हमने यहाँ पर बताया था कि संज्ञा किन दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, संज्ञा क्या है, संज्ञा है व्याकरणिक पद। व्याकरणिक पद क्या होते हैं, हमने पद को भी बताया कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। व्याकरणिक पद का मतलब हुआ कि हिंदी भाषा में व्याकरण की दृष्टि से कितने पद होते हैं। तो व्याकरणिक पद जो है दो वर्गों में बांटते हैं, विकारी और अविकारी, और अविकारी को चार भागों में, और विकारी को चार भागों में और अविकारी को एक, लेकिन टोटल जो है व्याकरणिक पद वह 5 हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर
पसंद आई हो वीडियो तभी लाइक करना, नहीं तो लाइक कतई मत करना। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके दोस्तों आज शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों सब्सक्राइबर बढ़ने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम निरंतर आपको बेहतर कंटेंट देने का वादा करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।